गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रमन फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। बच्चों, हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हम लोग एक ऐसे टॉपिक के पास पहुंच गए जहां पर हम लोगों को दोनों तरह के क्वेश्चन से भेंट होगा। 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन और 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन। मीन्स इस टॉपिक में दोनों तरह के सवाल हैं। 3 मार्क्स के भी पूछे जा सकते हैं और 5 मार्क्स के भी पूछे जा सकते हैं। और आवश्यकता अगर कहीं कहीं ऐसा दिखता है कि न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाम है उस टॉपिक का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हिंदी में इसको प्रकाशीय यंत्र कहते हैं। प्रकाशीय यंत्र बच्चे 10th क्लास में भी इसको पढ़ा करते थे। मतलब जब पुराना सिलेबस की बात करें तो 10th में बच्चे पढ़ के आते थे, लेकिन अभी जो 10th क्लास का सिलेबस है उसमें यह टॉपिक हटा दिया है। तो 10th क्लास तक बच्चे, पहले के बच्चे पढ़ के आया करते थे, अब के बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। उसको सीधे 12th क्लास में इस टॉपिक से भेंट होता है। प्रकाशीय यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। किसे कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स? एक वैसा यंत्र, एक वैसा मशीन, एक वैसा डिवाइस जो प्रकाश के उपस्थिति में प्रकाश के सिद्धांतों के अनुसार काम करे, वर्क करे। ऐसे डिवाइस को, ऐसे यंत्र को प्रकाशीय यंत्र कहते हैं। सीधी सी बात है, द डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इज कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जो प्रकाश के सिद्धांत जैसे परावर्तन, जैसे अपवर्तन, जैसे प्रकाश का सीधा गमन जिसको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कहते हैं, इन सिद्धांतों पर जो यंत्र काम करता है उसको हम प्रकाशीय यंत्र कहते हैं। प्रकाशीय यंत्र 2 प्रकार का होता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। बहुत सिंपल कहानी है, सबका डेफिनेशन नोट्स आप तक पहुंच चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप उसको लिखे होंगे। और अभी आप ऑफलाइन क्लासेस के प्रति इतना ताबड़तोड़, इतना परेशान होकर के आप मत दौड़िए उसकी तरफ। दोनों तरफ से खतरा है। पहला कि आप बीमार पड़ जाएंगे, बीमारी से आपको डरना है, इस दृष्टिकोण से भी आप नहीं दौड़िए। दूसरी बात, प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है, सरकार का आदेश नहीं है भी गैदरिंग करके पढ़ाना। तो दोनों दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए। बच्चे हमको बार बार फोन करते हैं, कब खुलेगा? जब खुलने की स्थिति में आएगा हम आपको सूचित कर देंगे। कौन शिक्षक आपको क्या सलाह देते हैं इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आपको तभी बुलाएंगे जब सब तरह से हम सुरक्षित रहेंगे और आपको भी सुरक्षित देखेंगे। इसलिए अनावश्यक कॉल करके इस मैटर को बार बार नहीं पूछें कि कब खुलेगा। फलाने सर खोल दिए, अब कब पढ़ाएंगे? फलाने सर अगर आपको कुआं में गिरने सिखाएंगे, मैं नहीं सिखा सकता। ये मेरा अपना प्रिंसिपल है। इसलिए अभी आपको मैं जो ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं, इसी को सुनिए, इसी को पढ़िए, इसी को लिखिए और जो डाउट होता है उसको पूछिए, वो हम बताएंगे। दैट्स ऑल। बच्चे,
प्रकाशीय यंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल किसको कहते हैं? पहले मैंने लिखा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दो भाग में बांटा, नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। नेचुरल किसको कहेंगे? जिस यंत्र को प्रकृति ने बनाया, जिस पर मनुष्य का बनाने के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं, मनुष्य जिसको बना नहीं सकता, प्रकृति ने जिसको अपने हाथों से बनाया, उस यंत्र को नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको सिलेबस में एक जो पढ़ना है, मानव नेत्र, ह्यूमन आई, मानव नेत्र, ह्यूमन आई, मनुष्य का आंख। यह एक प्रकाशीय यंत्र है, साथ ही साथ प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। मनुष्य का मनुष्य खुद से नहीं बनाया, प्रकृति ने बना के दिया। इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। आते हैं आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको मनुष्य अपने हाथों से डिजाइन किया, बनाया, उसको हम आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको अपने सिलेबस में दो पढ़ना है, एक माइक्रोस्कोप जिसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, एक टेलीस्कोप जिसको हम लोग दूरबीन कहते हैं। अगर परीक्षा में माइक्रोस्कोप पूछता है तो 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, टेलीस्कोप पूछता है 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर मानव नेत्र से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछता है तो 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य रूप से आपको मैं बता दूं, इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक में 3 चीजें पढ़ना है, ह्यूमन आई, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। किताब की बात है, जब सिलेबस में कटौती नहीं हो रही है, कटौती हो जाएगा तो कौन सा टॉपिक कट जाएगा मुझे भी नहीं पता। खैर हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, हम लोग सीधे पढ़ते चले, जो कटेगा तो भी ठीक, रहेगा तो भी ठीक, क्योंकि नॉलेज के लिए तो हमको सब कुछ पढ़ना है। तो अब एक एक करके हम लोग सीखते हैं। ह्यूमन आई हम आपको नोट्स दे चुके हैं, उसका डायग्राम के साथ आप तक पहुंच चुका है। हम एक एक करके उन सारी चीजों को समझाते हैं। हाँ तो बच्चों, मैं एक एक करके पढ़ना शुरू करता हूं और आप भी पढ़ना शुरू करें। नाम है ह्यूमन आई, मानव नेत्र। हमने हेडिंग लगा दी, मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या है? तो कहा जाता है ह्यूमन आई के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में ये कहा जाता है, यह एक फोटोसेंसिटिव नेचुरल ऑर्गेन में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेन ऑफ आवर बॉडी। मैंने इसके बारे में सारे शब्दों को लिख दिया। फोटोसेंसिटिव मतलब यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा हमारे शरीर का अंग है जो फोटो मीन्स लाइट, प्रकाश के उपस्थिति में काम करता है, सेंसिटिव होता है। फोटोसेंसिटिव, लाइट पड़ेगा तो ये सेंसिटिव होगा, मतलब जागरूक होगा। लाइट नहीं पड़ेगा ये किसी तरह का काम नहीं कर सकता है। नेचुरल है, प्रकृति ने बना के दिया, हम सबों को एक नहीं दो दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शरीर में बहुत अंग है, उसका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसमें से आंख का महत्व क्या है ये उसको जाके पूछो जिसके आंख खराब हो चुके हैं, उससे पूछो कि आंख का महत्व क्या होता है। हम लोगों का आंख अगर ठीक है तो हम इसका महत्व नहीं समझ पाते, लगता है चलो है, लेकिन जरा उससे पूछो जिसके आंख खराब हो गए या आंख
में प्रॉब्लम आ गया, उसको पूछो कि आंख का कमी कैसा खलता है उसको। इसलिए मैंने नाम दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑर्गन है, हमारा शरीर का अंग है, इसलिए इसकी परिभाषा में ये सारे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। अब आता है कि मानव नेत्र जो है वह एक कैमरा की तरह काम करता है। कैमरा की तरह जो हम लोग फोटो खींचने वाला कैमरा इस्तेमाल करते हैं, वो कैमरा की तरह ये काम करता है। जिसको आप बाजार से खरीदते हैं, हम उसी कैमरा की बात कर रहे हैं। तो मानव नेत्र को नेचुरल कैमरा भी कहा जाता है। मानव नेत्र को नेचुरल कैमरा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका वर्क स्टाइल जस्ट लाइक कैमरा की तरह है। जैसे कैमरा में बहुत सारे कलपुर्जे होते हैं, तो इसके भी बहुत सारे कलपुर्जे होते हैं। तो मानव नेत्र में कितना सारा कलपुर्जा है, एक एक पार्ट्स को ध्यान से समझेंगे। बच्चों, मैंने मानव नेत्र का चित्र बनाया है, उसका फोटो बनाया है। फोटो को ध्यान से देखिए, ये रहा स्ट्रक्चर। मानव नेत्र जो है वो एक बॉल की तरह है, फुटबॉल की तरह है, एक बॉल की तरह है। जैसे समझ लो ये बॉल है। इस पूरे स्ट्रक्चर को आई बॉल कहते हैं, आई बॉल कहते हैं। यह एक ऐसा बॉल है जिसमें 3 परत होते हैं। जैसे ये समझ लो एक परत, इस पर दूसरा परत, इस पर तीसरा परत, 3 लेयर्स होते हैं। जो सबसे किनारे का लेयर से सबसे ऊपर बाहर का लेयर्स, बाहर का लेयर्स, इसको स्क्लेरेटिक कहते हैं। स्क्लेरेटिक कहते हैं। जो सबसे बाहर का लेयर्स है उसको स्क्लेरेटिक कहते हैं। और यह स्क्लेरेटिक जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। यही स्क्लेरेटिक लेयर जो है, यही जो बाहर का लेयर है, चल करके जब यहाँ आता है तो इस प्रकार से उठ जाता है, ये उठा हुआ रहता है। आपको मैं इस तरह का चित्र बना के दिखाता हूँ। ये बाहर का लेयर से स्क्लेरेटिक, यही जब चल के यहाँ पर आता है तो इस तरह का स्ट्रक्चर उठ करके बना देता है, इस टाइप से बना देता है। ये जो उठा हुआ स्ट्रक्चर है ये स्क्लेरेटिक का ही एक पार्ट है, जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। तो बताओ, जब स्क्लेरेटिक ट्रांसपेरेंट है तो कॉर्निया भी क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। इसलिए जब इस पर प्रकाश की किरण पड़ती है, ये किसी को नहीं रोकता है, सबको अंदर जाने देता है, सारा लाइट अंदर चला जाता है। इसलिए इसको आंख का खिड़की भी कहा जाता है। कॉर्निया को आंख का खिड़की भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी लाइट को रोकता नहीं है, पारदर्शी होने के कारण सारा लाइट आंख के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब जरा सोचो कि सारा लाइट प्रवेश कर जाए आंख में तो आंख को डैमेज भी कर सकता है। तो प्रकृति ने देखिए इसके आगे कौन सा दरवाजा सेट किया। स्क्लेरेटिक के बाद दूसरा लेयर जो है, दूसरा लेयर जिसको कॉर्वाइड कहते हैं, अलग से मैं काट के समझा, कॉर्वाइड कहते हैं। ये कॉर्वाइड जो है वो अपारदर्शी होता है, ओपेक होता है, अपारदर्शी होता है। इस पर लाइट पड़े तो ये पास होने नहीं देता है, और यही लेयर चल करके यहाँ पर आता है। इस तरह से समझ लो कि ऐसा। अगर इस तरह से पूरा घिर जाए तो पूरा बंद हो जाएगा। यहाँ से लाइट आएगा, कॉर्वाइड पे टकराएगा, एक भी लाइट अंदर नहीं जाएगा, पूरा बंद हो गया। ऐसा नहीं होता है। इसी में एक छोटा सा छिद्र होता है, इसी छोटा सा छिद्र होता है, और इस छिद्र जो है, इस परत में जो छिद्र है, इस छिद्र को पुपिल कहते हैं। इस छिद्र को पुपिल कहते हैं। कॉर्वाइड में जो गेट है, गेट समझ लो इसको, छोटा सा छिद्र, छेदा जो है, जिस छेदा से लाइट अंदर प्रवेश कर सकता है, इसी छिद्र को
पुपिल कहते हैं। और यहाँ जो स्ट्रक्चर लटक रहा है इस टाइप का, ये जो लटक रहा है स्ट्रक्चर, इसको आइरिस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइरिस कहते हैं। और इसी में आपको पूछा जाएगा आइरिस क्या है, तो कहेंगे कि कॉर्वाइड का एक पार्ट है जो इस तरह से लटका हुआ है, उसके बीच में एक छिद्र है जिस छिद्र को पुपिल कहते हैं। आइरिस का काम क्या है? आइरिस का काम है कि जब आंख में बहुत ज्यादा लाइट आ जाए तो दोनों आइरिस एक दूसरे से सट जाता है और पुपिल के साइज को छोटा कर देता है, उससे आंख में कम लाइट प्रवेश करता है। जब आंख में कम लाइट आए तो ये दोनों आइरिस एक दूसरे से दूर चला जाता है और पुपिल के साइज को बड़ा कर देता है ताकि ज्यादा लाइट अंदर प्रवेश कर सके। इसका मतलब आंख में लाइट के मात्रा को कंट्रोल करने के लिए जो पार्ट है, लाइट के मात्रा को जो कंट्रोल करे, उस पार्ट को आइरिस कहते हैं। और जिस छिद्र का निर्माण यहाँ हुआ है उस छिद्र को हम पुपिल कहते हैं। और ये छिद्र है किसमें? कॉर्वाइड में। अब बच्चों ये जो छिद्र है पुपिल के जस्ट पीछे एक लेंस होता है और यह लेंस जो है वो ग्लास का नहीं होता है, प्लास्टिक का नहीं होता है, फाइबर का नहीं होता है। यह लेंस सेल और टिश्यूज का होता है, सेल और टिश्यूज का होता है, लचीला होता है, इलास्टिक होता है। और इसी लेंस को आई लेंस कहते हैं, इसको हम लोग आई लेंस कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि सर ये छिद्र के पीछे ये लेंस हवा में कैसे लटका रहेगा? तो हवा में लटका नहीं रहता है। इस लेंस का एक किनारा यहाँ फिक्स होता है, एक किनारा यहाँ फिक्स होता है, और जिस रस्सी और धागे से इसको फिक्स किया जाता है, इसी धागे को हम लोग सिलियरी मसल्स कहते हैं। सिलियरी मसल्स कहते हैं। इस रस्सी और फाइबर को सिलियरी मसल्स कहते हैं। तो प्रश्न क्या है कि सिलियरी मसल्स क्या है, इसका काम क्या है? तो सिलियरी मसल का काम है लेंस को इस तरह से पकड़ के रखना। इस फोटो में मैं काट के टेढ़ा मेढ़ा छाप के समझा रहा हूं। इस फोटो में देखिए सिलियरी मसल्स इसको कहते हैं सिलियरी मसल्स। ये देखिए दोनों तरफ से लेंस को इस तरह से पकड़ के रखा है। ये जो लेंस को पकड़ के रखा है, इसी रस्सी को सिलियरी मसल्स कहते हैं। तो सिलियरी मसल्स का काम क्या है? लेंस को होल्ड करके रखना, पुपिल के पीछे लेंस को बनाए रखना, सिलियरी मसल्स का काम। अब कहता है कि लेंस का काम क्या है? भाई लेंस का काम क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब बनाना। तो प्रतिबिंब कौन बनाता है? लेंस बनाता है। तो किसी भी वस्तु का इमेज का निर्माण करना लेंस का काम है। सिलियरी मसल्स का काम है लेंस को पकड़ के रखना। साथ ही साथ ये सिलियरी मसल्स कभी कभी एक दूसरे से दूर खींचा जाता है, और दूर खींचा जाता है तो लेंस पतला हो जाता है, और लेंस जब पतला हो जाता है तो इसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। जब कभी लेंस की फोकल लेंथ को घटाना रहता है तो ऊपर से सिलियरी मसल्स और नीचे से ढीला हो जाता है, लूज जिसको कहते हैं। और जब लूज हो जाता है तो लेंस मोटा हो जाता है, क्योंकि ये इलास्टिक होता है। तो लेंस जब मोटा हो जाएगा तो फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा। तो एक बात और चल के आ रहा है कि लेंस के फोकल लेंथ को घटाना और बढ़ाना किसका काम है? तो सिलियरी मसल्स का काम है, सिलियरी मसल्स का काम है। इसलिए कहते हैं कि सिलियरी मसल्स कंट्रोल्स चेंजेज फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस।
आई लेंस के फोकल लेंथ को घटाना और बढ़ाना सिलियरी मसल्स का काम है। अब बच्चों आती है तीसरा लेयर जो सबसे अंदर होता है। स्क्लेरोटिक बता दिए, कॉर्वाइड बता दिए, अंदर का लेयर तीसरा जिसको रेटिना कहते हैं। जब भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो किसी पर्दे पे बनता है, किसी स्क्रीन की आवश्यकता पड़ती है। तो कहता है कि किसी प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए स्क्रीन की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस स्क्रीन पर यह प्रतिबिंब बनता है उस स्क्रीन को हम रेटिना कहते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ये तीसरा लेयर की मैं बात कर रहा हूं। तीसरा लेयर, थर्ड, ये रहा लेंस। लेंस यहां पर है, ये इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यहां इमेज बनेगा। और जिस स्क्रीन पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उस स्क्रीन को, उस लेयर्स को, उस परत को हम रेटिना कहते हैं। इसी को रेटिना कहते हैं। अब मैं बता दूं कि जब भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है तो इसका मैसेज, इसका संदेश ब्रेन के पास पहुंचता है। ब्रेन के पास पहुंचता है। तो जो ब्रेन के पास ये मैसेज लेके जाता है, इस नर्व फाइबर्स को ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। इसको टेलीफोन तार भी समझ सकते हो। किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना, यह मैसेज ब्रेन को जाएगा, तभी तो ब्रेन आदेश करेगा कि उस वस्तु के साथ क्या करना है। तो यह सूचना जो पहुंचाता है ब्रेन तक, उसको ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। और यही कहा जाता है बच्चों कि कभी कभी जब ये नर्व्स कट जाए, मान लो किस तरह से कट गया, तो व्यक्ति ब्लाइंड हो जाता है। क्यों ब्लाइंड हो जाता है? क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर तो बनता है, लेकिन वो मैसेज ब्रेन तक नहीं जा पाता है। इसलिए मेरा दिमाग कोई एक्शन नहीं कर पाता है, कोई आदेश नहीं कर पाता है कि उस वस्तु के साथ क्या करना है। थोड़ा देर के एग्जाम्पल में सोचो, सामने एक शेर आ गया, शेर आ गया, शेर का इमेज रेटिना पर बना और ब्रेन को सूचना नहीं पहुंचा कि शेर आया है, तो ब्रेन आदेश नहीं करेगा, तो तुम भागोगे नहीं, तो शेर अपना काम कर लेगा। तुरंत ये ब्रेन को सूचना चल गया कि एक सामने शेर है, तुरंत ब्रेन आदेश करता है भाग जाओ, तो तुम दौड़ना शुरू करते हो। इसलिए जो इमेज बना, इसकी सूचना ब्रेन तक पहुंचाए, इसको ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। अब बच्चों बच गया दो लिक्विड की बात। एक को कहते हैं विट्रस ह्यूमर, एक को कहते हैं इधर एक्वस ह्यूमर। लिक्विड का काम क्या है उसको समझिए। लिक्विड का काम क्या है? लिक्विड का काम है, जैसे आप ये जो बॉल देख रहे हो, ये कोई लोहा का नहीं है, ये लचीला है। उदाहरण के लिए पॉलीथीन ले लो, उसमें पानी भर दो तो उसका एक शेप बन जाता है। पॉलीथीन को छेदा कर दो, पानी निकल जाएगा, तो क्या वो शेप टिकेगा? पॉलीथीन की परत चिपक जाते हैं। सेम समझ लो ये है, ये पूरे स्ट्रक्चर को इस शेप में बनाए रखने के लिए भी अंदर का लिक्विड है। ये लिक्विड थोड़ा गाढ़ा होता है, जिसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। जिसमें लिक्विड बाहर निकल जाएगा, ये पूरा रेटिना सिस्टम इधर से सट जाएगा। ये कॉर्निया जो इस तरह से उठा हुआ है अर्धगोला की तरह, ये क्यों उठा हुआ है? क्योंकि यहाँ ये लिक्विड भरा हुआ है। ये लिक्विड थोड़ा पतला होता है पानी की तरह, तो ये लिक्विड जिस दिन बाहर निकल गया, ये कॉर्निया जाके सट जाएगा पूरा लेंस के साथ। इसलिए कॉर्निया के शेप को बनाए रखना एक्वस ह्यूमर का काम है, और आई बॉल के शेप को बनाए रखना विट्रस ह्यूमर का काम है। इस प्रकार से जब भी कोई वस्तु सामने आता है, तो पहले वस्तु से लाइट चलता है, कॉर्निया से टकराता है, कॉर्निया उसको अंदर जाने देता है, पुपिल से होकर के लाइट लेंस पे टकराता है। लेंस उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। रेटिना
और ब्रेन के पास जब मैसेज पहुंचता है तो ब्रेन भी आदेश करता है, तब हम भी दौड़ते हैं, भागते हैं, एक्शन लेते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे कलपुर्जे अपने अपने जगह पर प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, तब भी हम किसी वस्तु को बढ़िया तरीके से देख पाते हैं और उसका एक्शन कर पाते हैं। ये था मानव नेत्र, उसके कलपुर्जे और उसका काम। सभी का डिफिनेशन और वर्क क्या है ये हम नोट्स में लिख के दे चुके हैं, उसको आप रिवीजन कीजिएगा, उसको आप पढ़िएगा। उसके आगे की बात अगले वीडियो में बताएंगे। बहुत